होगा, हम्म, जो मैंने मैक्स प्लैंक का रेडिएशन लॉ का जो डेरिवेशन था, है ना, रेले जीन्स की डेरिवेशन के बाद हाँ कुछ हाँ हाँ, प्लैंक ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे इक्विपार्टीशन हम्म क्या करके और तमाम चीजें। हम्म तो वो उस टाइम हम्म थे। तो हम्म in 1899 Max Planck in a purely arithmetic fashion from the dimensional consideration हम्म introduced the parameter length, time and mass by हम्म, of combining the basic universal constants h, c and capital G। तुम्हें अगर याद हो तो उस प्रॉब्लम में ये तीनों आए थे और इनके हम्म कंबाइन करके डिमेंशनली हम हम्म, निकालने की कोशिश कर रहे थे, एनर्जी निकाल रहे थे बेसिकली, तुम्हें अगर याद हो। और फिर उसी प्रॉब्लम में मैं तुम्हें दिखाना, ओके, उसी प्रॉब्लम में आई थिंक इसमें ये वाली प्रॉब्लम थी। हम्म, देखो इस प्रॉब्लम में पहला तो क्वेश्चन ये है कि भाई यूजिंग ओनली डिमेंशनल एनालिसिस नहीं ये नहीं थी, अच्छा हाँ ये थे, find the product of हम्म m, g and h bar by which give a characteristic energy हम्म, capital E, है ना। कैन यू फाइंड सच कैरेक्टरिस्टिक राइट, विदाउट यूजिंग द प्लैंक्स हम्म ये तो क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, रिपीट टू हम्म फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक हम्म, लेंथ, टाइम एंड स्पीड फॉर दिस सिस्टम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन में जो हम हाँ इंडिविजुअल चीजें सेकंड निकाल पार्ट, रहे हैं, है ना, तो इंडिविजुअल चीजें को निकालने के लिए देखो इसने ये तरीका अपनाया है हम्म, कि वही डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकाला है। यहाँ पे बस एच एच एक एक पैरामीटर बिल्कुल, है, और इस केस में भी हम अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ इस हाँ, पेपर सही में भी बात है, देख रहे हैं कि बाय वे ऑफ कंबाइनिंग द बेसिक यूनिवर्सल कांस्टेंट्स वी हैव टू प्रोड्यूस लेंथ, टाइम एंड मास। तो इफ नॉट कंप्लीटली द सेम, ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट देयर इज सिमिलैरिटी इन दीस टू अप्रोचेस। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि प्लैंक ने 1899 में प्योरली मैथमेटिकल फैशन हम्म, और केवल डिमेंशनल कंसिडरेशंस की हाँ, बेसिस पे प्लैंक लेंथ, टाइम और हम्म, को इंट्रोड्यूस किया था फिजिक्स में। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही नहीं था, ये इसके पीछे कुछ रहा होगा। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शिवम शिवम द थिंग इज दैट, हम्म देखो मैथमेटिकली रिलेट करना बहुत आसान है, ठीक है, हमें बस डायमेंशंस के साथ खेलना होता है, हम किसी को भी किसी के टर्म्स में वी कैन राइट इट डाउन, बट द यूज ऑफ दैट इज अननोन ना स्टिल, भाई हम्म, इसका प्रॉपर यूज क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी, हाँ व्हाट डू वी मीन बाय एम जी एच किट, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज दैट, ये सब क्वेश्चंस जो है स्टिल अननोन है ना। हाँ इन्होंने ये जो हाँ यूज किया है, इन्होंने बस मैं कहूंगा कि इन्हें डिफरेंट वे प्रेजेंट किया है, दैट्स परफेक्टली फाइन मैथमेटिकली, हाँ बट स्टिल हमें यूज चाहिए इसका, है ना, तुम भी चाहोगे कि इसका यूज पता चले, व्हाट इज द हम्म, पर्पस ऑफ इट, है ना, हाँ हम्म इस पे हम बस सोच रहे हैं, बाकी तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा तुमने किया इसको ढूंढा भी, और इन्होंने प्लैंक ने भी इसका मतलब, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इन्होंने इसको अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, जैसे है ना हम्म, एम जी एच कट का यूज करके लेंथ, एम जी एच कट का यूज करके टाइम, एम जी एच कट का यूज करके वेलोसिटी, जैसा उस हाँ क्वेश्चन में भी था, है ना, बट इन्होंने एक साथ में ये भी लिखा होता है कि इसका पर्पस क्या है, इसका क्यों क्यों किया ये क्यों, हाँ वाई, है ना, तो और अच्छा लगता, इजंट इट, हाँ यही है बस, हाँ ठीक है, हम्म, ठीक है तुमने सही ढूंढा है, बढ़िया बात है, और कुछ इसमें है, देखो यहाँ पे एक और लाइन आती है कि आप भले ही उसे फाइंड आउट करोगे, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है ना कि द कलेक्शन ऑफ द थ्री बेसिक प्लैंक नंबर्स, प्लैंक मास, प्लैंक हम्म लेंथ, जो हम क्वेश्चन में निकाल हम्म एमआईटी के क्वेश्चन सेट में, हम्म, तो उसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ द थ्री हाँ, बेसिक नंबर्स, प्लैंक नंबर्स is a priori insufficient to become even a heuristic guideline for the realization of the well defined HCG plan। समझ रहे हो? अच्छा, हाँ, मतलब हम्म ये ए प्रायोरी कंसिडरेशन है ना कि हम अगर किसी तरह से हमें फॉर्मूला अगर लाना है हम्म प्लैंक, सॉरी हम्म लेंथ पे, प्लैंक स्केल्स में हम्म ग्रेविटी का क्या रोल किस तरह से हो हम्म सकता है, अगर हम ये सोच करके एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं जिसके एक साइड में
प्लैंक्स कांस्टेंट आए और दूसरे साइड में ग्रेविटेशन आए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमें रियलाइज कराएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी आपस में किस तरह से बंधे हुए हैं, तो ये अच्छा सोच है, लेकिन ये जो अटेम्प्ट है ना, ये ए प्रायोरी थिंकिंग जो है कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस बेसिस पे एक फॉर्मूला इन्वेंट कर पाएंगे, ये अपने आप इनसफिशिएंट है. The three basic planning numbers is already insufficient to become even a heuristic guideline. Heuristic का मतलब जानते हो क्या है? Heuristic माने होता है ऑफ और नहीं heuristic नहीं समझ आया. और using a general formulation that serves to guide the investigation. एक general formulation, एक मत हल्की सी थोड़ी सी टच, थोड़ा सा कुछ ऐसा जो कि हमारे investigation को guide करे. Common rule of thumb intended to increase the probability of solving problem. So एक ह्यूरिस्टिक गाइडलाइन की तरह से ये हमें भी नहीं कर सकता है, इसलिए ये इनसफिशिएंट अजम्पशन रहेगा केवल डिमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे एक फॉर्मूला तक पहुंच पाए. तो ये जो प्लान है जिसे हम एच बार जी प्लान बोलते हैं, ये इस लाइन में आया है वर्ड एच बार जीसी प्लान, नया वर्ड है, डेवलप्ड बाय दी ब्रॉन्स्टाइन already in 1933, and which meant to achieve an epistemological unity of the quantum theory with its constant special theory of relativity and theory of gravitation. मतलब ये अपने आप में बहुत ही insufficient है, ये हो नहीं पाएगा. इसमें C हम यूज कर रहे हैं because special relativity से जुड़ी हुई है, quantum mechanics से H जुड़ा हुआ है, H बार, और gravitation से capital G जुड़ा. तो जस्ती हम किस तरह से dimensional analysis को यूज करके एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये तीनों के तीनों आ जाए, और जबकि ये बहुत ही इनसफिशिएंट है प्रायोरी कंसीडरेशंस हैं, ह्यूरिस्टिक गाइडलाइन. बिल्कुल. और शिवम एक और चीज है, कल जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं ऐड किया था, आज जो है ये सी जो है न्यू थिंग है, यू नो. कल जो है केवल एचकेट और जी की बात कर रहे थे हम दोनों, हम केवल जो है क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटोनियन को ग्रेविटेशन को जोड़ना चाह रहे थे. आज इन्होंने कहा कि जो है रिलेटिविटी को भी जोड़ दो. ये इनसफिशिएंट है बिल्कुल. समझ पा रहा हूं इस चीज से. मैं एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं और हम जी और एच कैट यूज कर रहे हैं. मैं से समझ पा रहा हूँ कि ये भी वही एक वेग सा अटेम्प्ट है जिसमें पता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हम मॉन्यूमेंटल कर पाएंगे, लेकिन हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं क्या निकल के आता है, हालांकि ये मीनिंगलेस है एक तरह से. बिल्कुल. हमारे पास कोई फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस नहीं है ना, फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मैथमेटिकली ये चीज बहुत साउंड है ना, तभी तो ये चीज भाई वो अलाउ कर रही है हमें इसे करने के लिए. ये प्रॉब्लम लेकिन बहुत अच्छी थी, बट सोचने के लिए इसने एक नया तरीका दिया सोचने के लिए. यहाँ पे एक ये मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा. इट इज नोन दैट प्लैंक्स नंबर हैव बिकम अ कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस पॉइंट in solving the long-standing problem, establishing the essence of gravitational interactions and constructing a theory of quantum gravity. In 1964, in the lectures at Cornell University on the nature of fundamental interactions, Richard Feynman emphasized that up to today, from the time of Newton, no one has invented another theoretical description of the mathematical machinery behind this law, which does not either say the same thing over again or make the mathematics harder or predict some wrong phenomenon. So there is no model of the theory of gravitation today other than the mathematical form. And this was said despite the fact that Einstein's theory of gravitation, the general theory of relativity, had already demonstrated its capability for understanding the universe. The first predicted and verified experiment corollaries of the GRT were three effects: an additional shift in the perihelion of Mercury's orbit in comparison with the predictions of Newton's mechanics, a deflection of light ray in the gravitational field of the sun, and gravitational redshift or time dilation in the gravitational field. तो ये तीन experimental predictions थे जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने किए थे, जो कि इसकी खुद को सत्यापित करने के लिए, खुद को वेरीफाई करने के लिए. According to the GRT, the bodies attract gravitation as a certain force acts on them. According to GRT,
the bodies attract not because gravity हम्म as a certain force acts on them, but as a consequence of the fact that masses in the space form a curved four-dimensional space-time, whereas particles move along the geodesic lines, the world lines of physical bodies, providing the shortest, fastest path. समझ रहे हो? तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात आती है कि जबकि न्यूटन बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल मासेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं और उस फील्ड में फोर्सेस एक्ट होती हैं दूसरे मासेस पे, ये फोर्स वाला हम्म आता है। जो जनरल थ्योरी ऑफ हम्म रिलेटिविटी है, जो कि ग्रेविटी की एक हम्म थियरी है, उस थियरी में फोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो ग्रेविटी को फोर्स की तरह से कंसिडर ही नहीं करता है। वो कि भाई मास है तो वो स्पेस टाइम को एक एक वियर्ड वे में कर्व कर देगा, कर्वेचर क्रिएट करेगा, और फिर कर्वेचर में जो सीधी लाइन है सीधी ना होकर बेंड हो जाएंगी, और फिर वो जो बेंड लाइन है उन्हीं को हम जियोडेसिक बोलते हैं। और बॉडी उस जियोडेसिक पे आएगी तो वो जियोडेसिक वाली लाइन को करेगी और वो फास्टेस्ट पाथ से होते हुए जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये एक अलग ही फॉर्मेलिज्म था, लेकिन ये बिल्कुल सही था। इसने बहुत सारी प्रेडिक्शंस किए जो कि न्यूटन ग्रेविटेशनल थ्योरी नहीं कर पाई थी। However, the internal mechanism of the gravitational induction, the first causes of formation of such geometrically curved path, and especially the reasons of smallness of gravitational force, which are weaker by almost 40 orders of magnitude than compared to the electromagnetic interactions, remain unknown in the contemporary physics. Here we should note that creating GRT 1921, Einstein, being aware of the limitations of the available information for solving this kind of problem, wrote, "We have seen indeed that in a more complete analysis, the energy tensor can be regarded as only as a provisional means." देखो ये word बड़ा important है। Only energy tensor can be regarded only as a provisional means of representing matter. Only as a provisional, मतलब कुछ और हो रहा है, ये एक provisional means है जिसके जरिए हम बात कर पा रहे हैं उस वो मैटर के बिहेवियर को, वरना कुछ और अंदर उन्होंने ये एक सिग्नल कर दिया है कि we have seen indeed that in a more complete analysis the energy tensor can be regarded only as a provisional means of representing matter. In reality, matter consists of electrically charged particles, and it is to be regarded itself as a part, in fact, the principal part of electromagnetic field. It is only the circumstance that we have not sufficient knowledge of the electromagnetic field of concentrated charges that compel us provisionally to leave the undetermined in presenting the theory, the true form of this tensor. मतलब टेंसर एक रिप्रेजेंटेशन है किसी और चीज का, वो और चीज क्या नहीं है, हमें वो चीज ढूंढनी है, हमारे पास अभी पर्याप्त नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्यारे, हम केवल एनर्जी के थ्रू जा रहे हैं। हाँ, और एनर्जी से सारी बातें नहीं पता लग पा रही हैं पढ़ के। खैर वापस आते हैं स्टेट फिजिक्स में। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था वैसे। कि जो पहले अटेम्प्ट्स थे क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को लिंक करने के, वो डायमेंशनल एनालिसिस के थे और वो बहुत ही वेग थे, बहुत ही अनसक्सेसफुल रहे। ऑब्वियसली बात है वो वेग होंगे। शायद इसमें एक और चीज भी है, इसमें आइंस्टीन ने क्या किया है उस बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। आइंस्टीन ने कैसे जोड़ा इन दोनों को, लाइक मैथमेटिकली या फिर फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, वो बात कहीं पे लिखी नहीं है। वो अभी फिलहाल क्या उन्होंने क्या उनके प्रयास थे? हाँ, वो अभी फिलहाल इसमें दिख नहीं रही है ना? हाँ बिल्कुल, वही बात है। हम वो भी देखना चाहेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग होगा वो भी। खैर हमारे मैंने इस ठीक है, अब हम सॉलिड स्टेट की अगर बात करें, चुके हैं, हम सॉलिड स्टेट पे चलते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट में हम किताब देख रहे थे, ऑक्सफोर्ड की है, हाँ, तुमने शेयर की थी, किटल की, वाज अ वेरी गुड बुक। किटल नहीं है, ऑक्सफोर्ड। अच्छा, तुम बताओ मुझे किताब का नाम, तो मैं वही खोलता हूँ। जस्ट अ मिनट। काफी अच्छे से उसमें दिया रहा था। ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड सॉलिड स्टेट बेसिक्स, साइमन। ये है साइमन की, ओके, साइमन, यस यस यस, साइमन, सॉलिड स्टेट बेसिक्स। हाँ, मैंने मैटर प्रिंट आउट भी किया था, ये रहा मैटर। इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है। हाँ, ये चैप्टर रहा। अच्छा,
specific heat of solid yes, yes, yes. This thing. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्सप्लेन किया ये बात. बहुत अच्छे से दिया है. हाँ, यस. हाँ, यार तो समय डिस्कस करते हैं. इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा है, समझने के लिए. बिल्कुल. Our story of condensed matter physics starts around the turn of the last century. It was well known, and you should remember from your study of statistical physics, that the heat capacity of a monoatomic ideal gas, C sub, ये V है कि V है ना? I think V है. V है, volume. V, small v, okay, yes. So the heat capacity of a monoatomic gas is Cv equals 3 by 2 kb. Obviously, हाँ ये V ही है. Specific heat capacity of constant. हाँ. वो सबसे बेस्ट होता है ना, constant volume वाला हम constant लेते हैं. Where kb is the Boltzmann constant, the statistical gases describe why this is so. तो statistical बताती है कि ऐसा क्यों है कि ये constant है per atom, ये constant रहता है. हाँ. एक gases के लिए. ये हम कर चुके हैं. As far back as 1819, however, it had also been known that for many solids the heat capacity is given by. अब ये solids की बात हो रही है. अभी तक तो हम gases की बात, solids की बात में बोलते भाई वो भी same 3 kb होता है per atom, which is the law of Dulong-Pettit, where R is the ideal gas constant. While this law is not always correct, it frequently is close to true. अब ये बहुत ही weird सी बात है अर्पित, अगर तुम इसे देखो, इस लॉ को देखो. मैंने IIT का एक लेक्चर देखा था. उस लेक्चर में इसका उन्होंने जो दिया इस इक्वेशन का, वो बड़ा ही वो बोल रहे थे कि अब ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि सारी बॉडीज के हीट कैपेसिटीज जो है सेम है. कहने का मतलब ये है, हाँ, यानी लोहा लो, प्लास्टिक लो, पत्थर लो, सब में जो है हीट कैपेसिटी पर डिग्री सेल्सियस आप हीट बराबर ही एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा. ये बहुत ही प्लास्टिक, पत्थर, लोहा सब अलग अलग चीजें हैं, सबकी अलग अलग होती हैं. सही बात है, भी है. बिल्कुल. So while this law is not always correct, it frequently is close to the true. ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये close हो गया true से. R और ये KB जो numbers हैं, ये अपने आप में बहुत ही खास numbers हैं, ऐसे वैसे number नहीं है. For example, 2.1, the heat capacity at the room temperature and pressure, वो यहाँ पे बताया है at table 2, है ना? With the exception, अभी हम देख रहे हैं बहुत क्लियरली कि C by R की वैल्यूज बहुत ही वेरी कर रहे हैं. डायमंड के लिए अलग है, जो कि एक पत्थर के तौर पे हम देखते हैं. एल्यूमिनियम और गोल्ड के लिए अलग अलग है. तो हालांकि बहुत करीब है ये, है ना? ये काफी करीब है, बहुत के करीब है. कर दिया तो हम देख रहे हैं कि एक लीनियर, मतलब बहुत ज्यादा आउटलायर की तरह नहीं है. ये किसी एक के बहुत ही करीब है. 2-3 के आसपास ये डोल रहे हैं, 3 के आसपास डोल रहे हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ा रियलाइजेशन. एक्सेप्ट फॉर डायमंड जो कि अचानक से कूद करके 0.7 पे चला गया है. लेकिन सारे मेटल्स के लिए लगभग सेम है. खैर, तो बिल्कुल. The heat capacity is at room temperature and pressure. ठीक है. With the exception of diamond, the law C by R equals 3 seems to hold extremely well at room temperature. Although at lower temperatures, all materials start to deviate from this law, and typically CO drops rapidly below some temperature. And for diamond, when the temperature is raised, the heat capacity increases towards 3R as well. In 1896, Boltzmann constructed a model that accounted for this law fairly well. In his model, each atom in the solid is bound to the neighboring atoms. Focusing on a single atom, we imagine that atoms as being in a harmonic well formed by the interactions with its neighbors. In such a classical statistical mechanical model, the heat capacity of the vibration of the atom is 3 kb per atom, in agreement with the Dulong-Pettit. यानी इस पर्टिकुलर केस में जब सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं,
in such a statistical mechanic, classical statistical mechanical model, the heat capacity of the vibration of atom is 3 kb per atom. In agreement with Dulong Petit, you should be able to show this with your knowledge of statistical mechanics and or equipartition theorem. Obviously हो जाएगा आसानी से. फिर ये हाँ मैथमेटिकल वो जो है डेरिवेशन की बात कह रहे हैं. हाँ, ये डेरिवेशन करेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम को यूज करके, तो ये चीज आ जाती है. टोटल एनर्जी को 3 आ जाती है. हाँ, किनेटिक एनर्जी को हम स्प्लिट करते हैं. नाउ several years later in 19 बिल्कुल. Einstein started wondering about why this law does not hold at low temperatures. For diamond, low temperature appears to be the room temperature, obviously, क्योंकि उसमें वो सॉलिड फॉर्म में रहता है. और भी रहते हैं, लेकिन बिल्कुल इसको अगर मेल्ट करना तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए डायमंड को. What you realize is that quantum mechanics is important. Einstein's assumption is similar to that of Boltzmann. He assumed that every atom is in a harmonic well. By interactions with its neighbors. Further, he assumed that every atom is in an identical harmonic well and has an oscillation frequency of omega, known as the Einstein frequency. यानी कि वो सारे के सारे जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है वाइब्रेशन की, लेकिन सबके सब एक हार्मोनिक अपने अपने हार्मोनिक वेल्स में है. क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. हाँ, ये टाइम देख रहे हो तुम, 1907 की बात है. ठीक है, 1907 में क्वांटम मैकेनिक्स थी क्या? 1907 में नहीं, 1900s में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ वियर्ड हो रहा है, चीजें जो है वो डिस्क्रीट है, सब कुछ कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. तो कि प्लैंक का जो लॉ आया था वो अपने आप में बहुत ही उसने बस एक छोटा सा कंसिडरेशन किया, एक अजम्पशन किया कि भाई चीजें जो है वो डिस्क्रीट हम लेते हैं, इंटीग्रेशन की जगह हम समेशन, तो प्रेडिक्शंस बहुत सही होती हैं. तो जब प्रेडिक्शन सही होने लगी तो ये लगा कि यार कुछ तो है, कुछ तो वियर्ड हो रहा है यहाँ पे. तो एक आइडिया था. और जो आइंस्टाइन ने 1905 में अपने 4 पेपर्स लिखे थे, उसमें से जो फाइनल पेपर था वो E/mc स्क्वायर और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड था, मेजर पेपर था. लेकिन 1905 में ही उन्होंने एक दूसरा पेपर लिखा था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था, जिसका उनको नोबेल प्राइज मिला. तो उसमें उन्होंने वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए, डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, जो कि प्लैंक ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था. तो एक आइडिया था और आइंस्टाइन कन्विंस्ड थे कि क्वांटम मैकेनिक्स एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, भले ही साइंटिफिक कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, कुछ तो है जो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं. तो एक वेक सा आइडिया जरूर था 1907 में. यस, उसको उन्होंने जो है बिल्कुल बेस बना के जो है शुरू कर दिया काम. हाँ, कि इसी के बेसिस पे काम बनेगा. तो आइंस्टाइन थोड़े कन्विंस्ड थे, लेकिन अब आगे देखो कैलकुलेशन है. हाँ, quantum mechanical problem of a simple harmonic oscillator is one whose solution we already know. We will now use that knowledge to determine the heat capacity of a single one-dimensional harmonic oscillator. This entire calculation should look familiar from your statistical physics course. So harmonic oscillator की जो energy it's equal to n plus half, if you remember Arpit, it's n plus half times h nu. याद होगा तो मैंने दिखाया था, कल दिखाया. With omega, the frequency of the oscillator, the Einstein frequency, the partition function is then equal to this. ये obvious सी बात है, यही होगा. एनर्जी हमने ऊपर रख दिया है, बीटा छोड़ दिया है वैसे का वैसे ही, और n gets greater than 0. never be negative. Now तो सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है. The expected हाइपरबोलिक जोड़ दिया है. हाँ, क्या हाइपरबोलिक है? यस, हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिख दिया है बस. हाँ वो आता है, इट्स नॉट अ बिग डील. सो ई जो है हम देख रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू बीटा. ऑब्वियसली बात है, ठीक है. वेयर एन बी बोस ऑक्यूपेशन फैक्टर. ठीक है, इसमें This result is easy to interpret.
The mode omega is an excitation that is excited on average up to the nbth level, or equivalently there is a boson orbital which is occupied by n sub b bosons. There is a boson orbital. ये देखो नया पॉइंट आया है। The mode omega is an excite. ये बात हमें नहीं बताई जाती है। हाँ, is an excitation. ओमेगा का जो excitation है, ओमेगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम एक्साइट कर रहे हैं, मोर एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, तो बेसिकली ये ओमेगा जो है वो बढ़ेगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वो तेजी से घूमेगा इलेक्ट्रॉन आगे पीछे। हाँ, हीट देने पे यही होना चाहिए। तो मोड ओमेगा इज एन एक्साइटेशन दैट इज excited on average up to the nbth level. nbth level तक ही वो excite होएगा, उसके आगे वो नहीं होएगा. Or equivalently, there is a boson orbital which is occupied by the nb bosons. Okay. कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या बात कर रहा है, हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं है. तो कुछ बोलना चाहोगे? ये एनबी क्या चीज है इस पे? देखो, हमें क्या करना है ना, हमें भाई सी फाइंड करना है, सी की। और सी क्या है कि भाई ठीक है, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़े कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए। ठीक है, मास जो है 1 ग्राम ऑफ मास राइजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब 1 डिग्री सेल्सियस का जो राइज है ना, उसके लिए इन्होंने एक ऑर्बिटल फिक्स कर दिया है जिसका नाम रख दिया है एनबी। तो जैसे ही 1 डिग्री राइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स एनबी पे पहुंच गए हैं एंड वी आर डन विद इट। अब हम जो है उसका सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मुझे समझ आया। हाँ। यही अब तक फिलहाल। हाँ, एक सेकेंड वेट करा। अब देखो सी फाइंड करने के लिए, हाँ हाँ, so this result is obviously easy to interpret. Obviously, करना चाहिए because this is not obvious, but yeah, it is somewhat better. Differentiating the expression. familiar भी है ना। Differentiating the expression for energy, we obtain the heat capacity for a single oscillator. ये है कि energy कितनी मिले, कितनी energy में वो 1 डिग्री राइज करेगा या फिर a certain degree करेगा. That is what this is basically, right? Del omega, del E by del T. Yes. That is exactly what is heat capacity, keeping the volume constant. तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है यहाँ पे. Now, note that the temperature limit of this expression gives C equals Kb. Ah, look at that. This is good. This is very, very good. High temperature यानी ये e to the power of beta कैसे वैरी करेगा अर्पित हाई टेम्परेचर पे? देखो, बीटा जो है वो 1/kBt है, yes. है ना? हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हाँ, e to the power की वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ, लेकिन डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है, तो वी कैन लुक एट द ग्राफ ना। अच्छा, हम ये भी हम बोलते हैं अर्पित कि अगर तुम्हें याद हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पॉलिनोमियल एक्सपेंशन आता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. पहला टर्म उसमें 1 आता है और हम 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है. यानी t को बढ़ाने पर हम ये देखेंगे कि नीचे में जो टर्म बचेगा, अगर हम e हटा करके उसमें उसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पुट करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे 1 प्लस बीटा एच कैट ओमेगा प्लस बीटा एच कैट ओमेगा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. खत्म, आगे नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत छोटा नंबर है.
इनफैक्ट हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, हम्म स्क्वायर वाला भी जो टर्म है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज एच बहुत बड़ी है, सॉरी बीटा बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। कर ही देंगे हम। हाँ, तो हम केवल फर्स्ट टर्म रखते हैं 1, हम्म 1 से 1 कैंसिल हो गया, और जो दूसरा टर्म आएगा वो आएगा बीटा एच केट ओमेगा, बस इतना बचेगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, हम्म बीटा एच केट हम्म ओमेगा बचा, उसका स्क्वायर, हम्म तो वो स्क्वायर करते ही जो न्यूमरेटर में है उसके साथ वो कट जाएगा, हम्म, है ना। और दूसरी बात ये भी कि बिल्कुल। जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो न्यूमरेटर में है ऊपर इस इक्वेशन में, हम्म उसमें भी वो घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा। तो हम इसको भी लगा लिखते हैं 1 प्लस बीटा एच के ओमेगा, बस इतना लिखते हैं। तो हम्म वेल एक के भी रहेगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, बीटा बहुत छोटा है, उतना भी छोटा नहीं, हम इग्नोर कर सकते, लेकिन क्या होगा तुम बताओ मुझे आगे। तुम समझ पा रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम हाई टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यस। तो हमारा ये हाई जो है, टेम्परेचर। ये वाला टर्म जो मैंने अभी हाईलाइट किया दिख रहा है, ये टर्म जा चुका है, हम्म और ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है, बेसिकली काम ही नहीं है फिर इसका। अब हमारे पास हम्म के बी और ई की पावर ऑफ बीटा एच केट ओमेगा। हम देखते हैं किस तरह से ये हाई टेम्परेचर पे के बी को टेंड कर रहा है। तुम जरा बताओ इसमें आगे क्या करेंगे? तो भाई केवल ये टर्म जो है तूने जो हाईलाइट कर रखा है वही बचा हुआ है। बस वही अब भाई बचा हुआ है। टेम्परेचर राइज करने पे जो है ई टू द पावर वाली जो टर्म है हाँ वो कम होता जाएगा, ओवरऑल वो टर्म कम होगा, हाँ, तो अगर हम इसमें केवल 1 है रखें, ना, क्योंकि 1 1 जैसे एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपेंशन होता है, हाँ उसके बिल्कुल पहले दो बिल्कुल टर्म्स को बिल्कुल, केवल वन रखें। प्लस करके करोगे। हाँ, हाँ, तो वन फर्स्ट प्लस टू जितने भी टर्म्स। टर्म्स होंगे उनमें सब में टी आएगा, ठीक है, तो बाकी हाँ वन के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सभी सब खत्म होने लग जाएंगे। हाँ, तो सिर्फ वन विल रिमेन एंड और सी वो भी विल बहुत बिकम छोटा है, टेंडिंग टू। वो भी बहुत छोटा टर्म है, बिकॉज टी बहुत हम्म टर्म है, और एच केट ऑलरेडी बहुत छोटा टर्म है। है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अरे देखो एचकेट जो है, हाँ उसका तो भाई हमें लेना ही पड़ेगा, वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, प्लस टी हम इंक्रीज किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए हाँ जा रहे हैं। हाँ, तो हम तो पहला, फिर जो है सीधी सी बात है वन विल। ये जो लीनियर टर्म होगा उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लेट्स कीप इट। यस। हाँ, तो फर्स्ट टर्म लेकिन 1 है, तो के भी रहेगा ही रहेगा। वेरी नाइस। हाँ के भी रहेगा, प्लस जो है उससे थोड़ा सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सर्टेनली, सकता है ओवरऑल। सर्टेनली, ये काफी मदद कर अगर हम किसी भी फंक्शन को उसके पॉलिनोमियल फॉर्म में डाल दें, तो चीजों को लो वैल्यूज पे इमेजिन करना बहुत आसान रहता है। Note that the सही strict कहा, limit of सही कहा this बिल्कुल। expression G gives C equals KB. Check this if it is not obvious. Obviously, we just checked it. Generalizing to the कर लिया हम लोगों ने। हाँ, हमने किया अभी अभी। Generalizing to the थ्री डिमेंशनल केस, अब इसको 3D में लेके जा रहे हैं, तो भाई NY कर दिया, NZ कर दिया, तो हम्म अब ये जो आएगा 3 डिमेंशनल टर्म आएगा, ठीक है। रिजल्टिंग, अब ये 3 डिमेंशनल टर्म जो है एक सिंपली, हाँ ये एक्सपोनेंशियल था ना बेसिकली, जो जीटा, सॉरी, जो जो पार्टीशन फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल में अगर हम जो चीजों को हम्म करते हैं, तो हम बेसिकली अगर सिमिलर चीजों को ऐड कर रहे हैं एक्सपोनेंट में, तो हम क्यूबिंग कर सकते हैं ओवरऑल। हम्म तो ये एक फायदा उठा करके एक्सपोनेंट, हम्म लेकिन इसलिए ये क्यूब कर दिया सिंपली। सो z in 3 dimensions equal to z in 1 dimension। हाँ ये बहुत प्यारा है। रिजल्टिंग इन E uh, resulting in the expectation value of the energy in 3D equals 3 times the energy in the 1D. So correspondingly, we obtain this particular expansion equation. हम्म हाँ, 3 टाइम्स Now, हो गया भाई, थ्री देखो, 3 डिग्री ऑफ yes, फ्रीडम पे जा रहे हैं, पहले yes, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, इससे भी yes, सोच सकते yes, हैं। yes, yes, yes. Yes. अब तुमको इससे एक क्वेश्चन भी याद आ रहा होगा जो तुमने हम्म, रानी नहीं कर पाई थी, और मैं भी नहीं कर पाया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। याद नहीं। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? तुम भी बोल रहे थे ना कि अच्छा आ, मतलब उसमें ये निकालना था ना कि इक्विपार्टीशन थ्योरम हाँ बेसिकली प्रूव करना था उसमें। तुम्हें याद अगर आ रहा हो तो मुझे बताया, अच्छा, नहीं कर अरे पाई। हाँ आई थिंक क्लास में वो होगा ना। नहीं नहीं, क्लास में तो हुआ ही था, अभी एग्जाम में तुम कर लिए तो रानी नहीं कर अच्छा पाई। और
मतलब उसमें जबरदस्ती अच्छा हाँ हाँ, हाफ करना है, समझ कैसे गया। हाफ करते हैं, तो मैंने बोला कि भाई वन डायमेंशन में जो जा रहा है उसका किनेटिक एनर्जी जो होगा जो होगा और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम उसको हाफ कर दिए। कुछ ऐसे करके मैंने तिकड़म लगाया था, लेकिन हाँ समझ गया, सही सही। समझ गए। अभी हाँ, जो हम लोगों ने एग्जाम किया है वही ना, सही यस है। यस यस, समझ गया। याद आया। So, so it just looks like figure 2.1 Einstein heat capacity per atom in 3 dimensions. हाँ। बहुत प्यारा है ये, कि कब हम्म। इस तरह से ये धीरे 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 जा रहा बिल्कुल, है और फिर ये वन को टेंड कर रहा है। वन बेसिकली सी बी अपॉन, कॉन्फिडेंट कर रहा है। और मतलब सी इक्वल्स टू 3 के बी ना, एट वन। यस 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 सी इक्वल्स टू यस। 3 के बी, कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन, अमेजिंग। और नीचे में के बी टी। इसमें हम एक चीज देख रहे हो, हाँ बताओ। एक्स एक्सेस पे जो है के बी टी अपॉन एच केट ओमेगा लिखा है, तो फिर इसमें हम ये चीज हमें खुद से डिड्यूस कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, हाँ। ये वैल्यू अगर टू, देखो था ना, एक्स एक्सेस पे टू टेंड होने पे ये चीज वन को टेंड कर रही है वाई एक्सेस पे, राइट। हम्म। सो फॉर दैट हम फाइंड कर सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाँ, इन्होंने उस चीज को, है ना, दिया नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट। यस सर्टेनली, क्योंकि यहाँ पे केबी भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एच एच कट भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और अगर हमें ये पता हाँ है कि सी इज इक्वल टू 3 केबी हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के करीब, तो हम उस हाँ टेम्परेचर से एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये चीज बोलना ज्यादा प्रॉपर है। बिल्कुल हाँ। हम्म। तो वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, या फिर कहो कि प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है, उसमें भी तो हम्म। ये है कि हाँ भाई, इस टेम्परेचर पे ये फ्रीक्वेंसी का जो है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल जो है डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, पीक जो आती है कि हाँ इस हम्म। वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, या तो वो पता हो हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, और वाइस यस वर्सा। यस 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 यस। But by the way, it was very, very beautiful derivation. I am really convinced Einstein was a genius. लेकिन Manipulated गलती तो कर everybody. दी ना उन्होंने भी, लेकिन एक गलती की, लेकिन एटलीस्ट उनके पास कुछ ऐसा, वो केवल ये नहीं बोल रहे ना अब तो। पहले तो ये बोला गया था ना कि भाई सी हम्म। टू 3 के बी, खत्म बात। अब ये चीज थोड़ी हाँ। बहुत ज्यादा ये क्या बोले, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जा रहा है जो कि गलत है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, 3 के बी नहीं, हम्म। सारा का सारा टर्म जोड़ो, तब बात करते हैं। तो अब ये जो हुआ ये सही बात है। सही था। एनीवे, हम्म। तूने परमानेंट हाईलाइट कर दिया इसे। परमानेंट नहीं है। अच्छा, ये क्या लिख रहे हो? पता नहीं क्या हो गया, क्लोज। ओके, एनीवे सो ऐड सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर कुछ होगा, एडोब फोटोशॉप, सॉरी एडोब। काफी इसमें एडिटिंग बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन इसमें पेमेंट करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल नीचे लिखा है ना, क्रिएट एडिट ऐड कोई साइन। बात नहीं, शिवम आगे बढ़ते हैं। एनीवे, सॉरी, I'm sorry, I didn't know कि record हो रहा है. Note that um, अरे in कोई high बात temperature limit, KBT is much greater than, हाँ, obviously. We recover the नहीं। law of Dulong-Pettit. In 3B वही डिस्कस किया है कि बेसिकली क्या होगा at high temperatures. 3 हम्म। heat capacity. हम्म। However, at low temperature, the degree of freedom freezes out. हम्म। At low temperature, this freezes. कितनी मस्त बात कही है। हाँ, at low temperatures ये जो क्योंकि क्योंकि ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, जो फ्रैक्शन ये चीज आ रही है यहाँ पे कि एच हम्म। ओमेगा अपॉन के बी। अब के बी जो होती है इसकी, ये कितना होता है तुम्हें याद है? के बी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसा यूनिट्स में कितना 10 to होता the power -23। है? हाँ, तो ये इतना स्मॉल, -23। उसके बाद ऊपर में -34 पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल 10⁻12 आएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी अगर हम मान के चलते हैं कि जो भी हो फ्रीक्वेंसी, तो हम कुछ अज्यूम ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेम्परेचर, काफी ज्यादा होगी, बट अगर टेम्परेचर लेट्स से 1 केल्विन की बात हो रही है, 1 केल्विन, तो 1 करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 10⁻12 लेके जाना होगा।
12 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तब तो जाकर के ओवरऑल कैंसिल आउट होंगे। यस, तो ये बिल्कुल। बता रहा है कि एट लो टेम्परेचर्स फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी। फ्रीक्वेंसी हाई नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी हाई रहती ही है। हाँ, देखो, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे जैसी रहेगी रहेगी। देखो एक बात समझो, इज मच स्मॉलर। हाँ बताओ। रहेगी बिल्कुल। देखो हम एचकेट जो है और केबी, तो इसका एग्जैक्ट अगर वैल्यू भी बता दें हम, एक सेकंड हाँ, रुकना बस, मैं सिर्फ फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि टी इज टू एच के टू ओमेगा बाई के बी, या बोल रहा है इट इज मच स्मॉलर देन दैट। हाँ तो देखो ना, टेम्परेचर जो है वो मान लो 10 के ऑर्डर में है, ठीक है, 10 15 केल्विन्स, ओके। हाँ, और मच स्मॉलर करने के लिए यानी फ्रीक्वेंसी जो है, देखो ये जो एच केट अपॉन के बी है, इसकी वैल्यू है समथिंग अराउंड 10 टू द पावर 11, हाँ, -11 आई शुड यस, से, माइनस, -11 है। हाँ, तो अब इसको जो है 12 13 14 ऐसे पहुंचना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। तो ये चीज का मतलब हो रही है, दैट इज हैपनिंग। बट ये कैसे पॉसिबल है? लो टेम्परेचर्स पे तो हम देखते हैं कि चीजें एकदम रुक जाती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाती है। या फिर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी चीज को लेके, वो नहीं नहीं, हम सोच, वेट, हम क्या कर रहे हैं ना कि हम टेम्परेचर बहुत लो करते हैं और उस वक्त हम उसे हीट देना शुरू करते हैं, हाँ, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर की सराउंडिंग्स हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट भी है, अच्छा बट अगली लाइन देन वी आर देखते हैं। स्लाइटली, हाँ, नहीं अगली में तो दिया नहीं है ना कुछ। लिखा तो सिस्टम गेट स्टक इन ओनली वन ग्राउंड स्टेट आइगन स्टेट एंड द हीट कैपेसिटी वैनिशेस। ये देखो इसका मीनिंग सब, देखो यहाँ पर भी टेम्परेचर का मीनिंग समझ आ रहा है, हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज स्टिल मिसिंग, सच बताएं। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकती है आइंस्टाइन मॉडल की, जो कि बाद में रेक्टिफाई किया गया, डिफाइन नहीं किया। तो देखते हैं, मे बी कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अजीब सी प्रिडिक्शन है। हाई क्यों आएगी? तुमने अच्छा पिन पॉइंट किया कि हाँ, नहीं एक मिनट, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन वेल जो है, वेल शिवम है ना, उसके अंदर रहते हुए कितना तेजी से वो ऑसिलेट कर रहा है, वो है ना। यस, ऑब्वियसली। तुम भी हाँ, ये वही है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से क्या जो है मैच कर सकते हैं क्या? नहीं मैं नहीं सोचता हूँ वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल उसके अगर वो मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे रेडिएशन लाने का क्या जरूरत है? मैकेन बिल्कुल, तो सुनो, तो इसका मतलब कि मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स के, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 14 15 and 16। Is unbelievable. This is something I can't accept. At low temperatures, this is unacceptable. Einstein's theory reasonably accurately व्हाट इज explained the अनएक्सेप्टेबल? behavior of heat capacity as a function of temperature. तो इसने ये तो कर दिया आइंस्टाइन ने कि इन्होंने ऐसा कर दिया कि heat capacity is now not only a simple constant but is a function of temperature. टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बदलेगी, है ना? ये चीज उन्होंने बता दी किसी भी सॉलिड के लिए। Function of temperature with only a single fitting parameter, the Einstein frequency. Sometimes this frequency is quoted in terms of Einstein temperature. This. Now, figure 2.2, we show Einstein's original comparison to the heat capacity of diamond. तो ये आइंस्टाइन का कर्व है, और ये डॉटेड डॉट्स जो हैं ये डायमंड की हीट कैपेसिटी से बहुत हद तक मैच खा रहा है। इंप्रूवमेंट है ऑब्वियसली डुलॉन्ग पॉइंटेड के कंपैरिजन में। For most material, Einstein frequency omega is हाँ Sure. हाँ
सर्च करो ये क्या है, इस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्या सर्च करो। मैं ये पैराग्राफ खत्म करके सर्च करूं, कैसा रहेगा? फिर आ कर जाएंगे, लो, फिर अच्छा। आ जाएंगे। हाँ, फॉर मोस्ट मटेरियल, क्योंकि अभी फ्लो मेरे को मिल गया, फिर मैं इसको जरा देख लेता हूँ, वरना फ्लो टूट जाएगा। फॉर मोस्ट श्योर। the Einstein frequency omega is low compared to the room temperature. So the Coulomb law holds fairly well, being a relatively high temperature compared to Einstein frequency. However, the diamond omega is देख रहे हो, ये बात समझ रहे हो? क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। मैं जरा इसे खत्म कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे कुछ फिगर मिले, कुछ पिक्चर मिले। However, for diamond, omega is high ठीक है। compared to room temperature, so the heat capacity omega is high compared to room temperature, so the heat capacity is lower than 3R at room temperature. The reason diamond has such a high Einstein frequency is that the bonding between atoms in diamond is very strong, and the atomic mass of carbon atoms that comprise diamond is relatively low. Is relatively low. The mass of carbon atom that comprise diamond is relatively low, hence high omega. अच्छा, oscillation frequency with spring constant and m mass. These strong bonds also result in diamond being an exceptionally hard material. Einstein's result was remarkable in that it explained the temperature dependence of the heat capacity, but more importantly, it told us something fundamental about quantum mechanics. Keep in mind that Einstein obtained this 19 years before the Schrodinger's equation was discovered. हाँ, बताओ अभी तुम क्या कह रहे थे? हम यही देखना चाह रहे हैं कि ओमेगा जो है हाँ, ये कितना वैल्यू रखता है। आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कहीं दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं आ रहा मुझे तो। आई वांट द वैल्यू यार। अगर अगर हम केवल इस पर्टिकुलर फिगर को देखें अर्पित, तो इस फिगर में देखो हाँ, क्या हो रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे है वो बेसिकली स्केल्ड डाउन वैल्यू ऑफ स्केल्ड डाउन वैल्यू ऑफ ई बाई ई क्या है यार? एनर्जी है क्या ये? ये एप्सिलॉन। क्या ये लिखा एप्सिलॉन क्या है? है? लग रहा था वहां ओमेगा दिया हुआ है, अभी मुझे दिखा हाँ, ये ई क्या है? हाँ, ये ये स्मॉल ई जो यहाँ पे है, देखो, फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ओके, अरे एच केट ओमेगा। एच के ओमेगा किया ताकि वो 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो कोई नहीं। एनर्जी है यार शिवम। हाँ, ये एनर्जी है। एच के ओमेगा मतलब 2 by 2 कैंसिल होएगा, तो ठीक है। हाँ, तो जूल। यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जी एनर्जी वही चीज है, ये है ना, ये वही चीज है, के टी अपॉन इसे एच। हम पता है क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, चलो सुनो, के टी अपॉन एच न्यू। हाँ। और यहाँ पे भी वही चीज है, क्या दिक्कत है? हाँ, अरे नहीं नहीं, सुनो, बात वहां नहीं फंस रही है। बात केवल अभी इस वक्त हमको ये नहीं समझ आ रही है कि ओमेगा का ऑर्डर क्या है। मुझे वो ऑर्डर चाहिए। हम्म, अच्छा अगर ऐसे देखें हम, तो यहाँ पे कहीं पे ये 1 हो रहा है, वाई एक्सिस वाला पैरामीटर।
इस पॉइंट पे ये 1 हो रहा है और हमें हाँ पता है कि केबी का ऑर्डर क्या होता है, तो हम इससे सी का ऑर्डर निकाल लेंगे बिकॉज ये 1 को टेंड कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो सी का, हम कैसे निकाल पाएंगे जब हमें टी और ओमेगा ही नहीं पता है? अच्छा ये भी चीज होती है कि अगर तुम याद करो तो एक होता है कौन, मुझे मिल नहीं रहा है ना ऑनलाइन, तो मैं इसलिए मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ कि लेट्स थिंक इट ऑन आवर ओन। नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, मिलना चाहिएगा। नहीं शिवम, ऐसा है कि हम अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगा सकते इस पे, हमें इस चीज़ का वैल्यू लेकिन ये चाहिए। ग्राफ बहुत क्लियरली पॉइंट ठीक आउट है। कर रहा है कि जहां पे ये चीज 1 हो रही है वहां पे सी का जो ऑर्डर होगा वो केबी के नेगेटिव ऑर्डर होगा, बस नेगेटिव ऑफ केबी ऑर्डर होगा। तो ये 10 टू द पावर हैं? समझा नहीं मैं। 24 होता है ना, एक सेकंड को मैं कंफर्म करता हूँ। हाँ देख लो, 10⁻23 होता है। अच्छा 23 होता है, यस। एक सेकंड कांस्टेंट, हाँ 23 1.38 10 टू द 23, ठीक है। 10 टू द 23 ऑर्डर अगर माइनस है केबी का तो वो प्लस हो जाएगा सी का, क्योंकि यहाँ पे ये 1 को टेंड कर रहा है इस पॉइंट पे। हाँ। इसी पॉइंट पे हम यहाँ देखते हैं कि भाई केबी वही रहेगा, एच केट भी कांस्टेंट 10 टू द माइनस 34 ही रहेगा। तो हम्म, ये भी यहाँ पे 1 को टेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 23 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 34 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 3 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों केबी और एच केट मिलेंगे तो ये 10 टू द पावर ऑफ प्लस 11 बनाएंगे। और फिर ओमेगा नीचे दिया हुआ है, टेम्परेचर ऊपर दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं, लेट्स से टेम्परेचर 1 केल्विन है, नहीं 1 केल्विन नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सही बात है। नहीं आ सकते, नहीं हम कर ही नहीं सकते, वी हैव इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तभी जा करके वो हो पाएगा। आई वांट टू नो इट, सुनो सुनो, गूगल करो ऑर्डर ऑफ आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी, क्या आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी थी ना, हम्म, वो सर्च करो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी। मुझे वो नंबर चाहिए एक बार, ये वो चीज़ फंसा रही है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, मैं देख रहा इस हूँ। वाले में ओमेगा बाय 2 पाई की वैल्यू 10⁻14 के टर्म्स में दी है। समझ रहे हो? यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका ऑर्डर 10⁻14 और ऐसा ही होगा। जो अनबिलीवेबल है यार, पे तुम अगर समझ रहे हो क्यों अनबिलीवेबल है, तो बहुत हाई ऑर्डर है ये। तो नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर एक पोटेंशियल वेल में पड़ा हुआ है तो वो इसी फ्रीक्वेंसी पे ही जो है मूव करेगा भाई, स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर यही है। लेकिन ये बहुत हाई है, ये अनबिलीवेबली हाई है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात कर रहे हैं ना, कि नहीं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन। सॉलिड में फंसे हुए हैं, फ्री सॉलिड के अंदर ही अंदर है, वो रोम रोम कर सकते हैं, इधर उधर आप हाँ कर सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली अगर वाइब्रेट करें तो किसी एक पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं। लेट्स से कि वो एक एटम के डायमीटर के ऑर्डर, राइट राइट राइट। एटम के डायमीटर के ऑर्डर के लेंथ के अलोंग वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी लेते हो, हाँ तुम देख फाइन सकते हो कि फाइन। बहुत हाई जाएगा, स्पीड होगी, और वो स्पीड हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट को भी पीछे छोड़ दें अगर उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहा है तो, क्योंकि लेंथ, हाँ अगर अगर लेंथ जो है वो एटॉमिक डायमीटर के ऑर्डर में है,
डिस्टेंस जो एम्पलीट्यूड जो बोलो या फिर जो भी बोलो, और फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई है तो वो स्पीड ऑफ लाइट को नहीं क्रॉस। चलो करते हैं, लेट्स डू द मैथ्स हियर। हाँ, लेट्स डू इट। कैलकुलेटर खोलो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, वहां पे हम लोग भी चलते हैं, कैलकुलेटर में सामने रखा हुआ है, मैं तब से वही कर रहा हूँ। ये जो तुम देख रहे हो आइंस्टाइन का जो ग्राफ है, तो आइंस्टाइन के ग्राफ में ये जीरो को ये जीरो को मतलब देख रहे हो, ये पहले ही आ जा रहा है जीरो पे, जबकि उस वक्त इसकी कुछ होंगी इस फ्रैक्शन की। जबकि जो रियल ग्राफ है, हाँ हाँ जो ये देखो, ये डेबाई का आई थिंक, नहीं ये किसका है, हाँ, देखो ये जीरो तक जा रहा है, सीधा जीरो पहुंच जा रहा है, कुछ है कहाँ पे? फैंसी। डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू वो एट। टी क्यूब लॉ है ना। तो ये डेबाई का है ना। हाँ डिबाई का है। फॉलोइंग प्लांक, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये डिस्क्रिपेंसी भी तो कारण कुछ अटपटा सा नंबर हमें दे रहा है। हम अभी डिबाई पढ़े नहीं है तो उस पर भी बात नहीं कर सकते। चलो तो फिर निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट से कम। जरा एक, हाँ एक देखो एक बार देखो उसकी जो है एक एंगस्ट्रॉम लेके चलो। 1 फर्मी, 1 फर्मी यानी समझ, नहीं फर्मी के हिसाब से एक फर्मी का जो है उसका न्यूक्लियस का रेडियस होता है इस ऑर्डर का, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन काफी बड़े हमें फैला रहता है। फर्मी नहीं ले सकते यार। 10 फर्मी कर लो। हाँ, नहीं करना पड़ेगा, फर्मी लेना ही पड़ेगा क्यों बिल्कुल। फर्मी लेना पड़ेगा, तो मुझे रीजनिंग दो। न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव कर रहे हैं ना, अरे एंगस्ट्रॉम तो के न्यूक्लियस, ऑर्डर थोड़ी होता है। तुमने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में, अनबिलीवेबली स्मॉल होता है। एटम होता है और इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अबाउट मूव कर रहा है। हाँ तुमने वो देखा कल है हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, याद है? एक सेकंड, कल रदरफोर्ड? हम कल क्वेश्चन कर रहे थे हाँ, तो उस याद कल का वो निकालो क्वेश्चन जिसमें जो है 8.2 फर्मी दिया हुआ था, तुमने कहा रेडियस तो 4.1 फर्मी होगा। ओके आई गॉट इट। नहीं नहीं, वो बात सही है, तुम्हारी बात सही है, जो फर्मी में तुम बोल रहे हो ना, तो फर्मी जो है ये न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से टूट करके वो इधर उधर भाग रहा है। और एटम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एटम का जो ऑर्डर होता है वो एक नैनो मीटर में या फिर एक एंगस्ट्रॉम में होता है। 10 टू द पावर ऑफ 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस आ रहा है व्हेन कंपेयरिंग रेडियस वर्सेस एटॉमिक रेडियस। और इलेक्ट्रॉन लेकिन हमें कैसे हम श्योर हो सकते हैं, सुनो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि हमें जो पोटेंशियल वेल है उसका लेंथ जो है वो एक एटम के डायमेंशंस के ही बहुत सही है, बहुत अलोंग सही है, होगा, सुनो। ऐसा हाँ, कैसे तुम्हारी बात कहें? सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो सुनो सुनो, तुम जो क्वेश्चन किए हो, ये क्वेश्चन तुम्हें अगर याद हो क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम पहले वाले में आता है, जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को लेकर के जबरदस्ती रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को, है ना, जो डेल्टा एक्स आता है उसको हम एक फर्मी के एरर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर। तुम्हें याद होगा? हाँ बिल्कुल याद है, याद है? तो अगर हम बिल्कुल डेल्टा याद है, सही। एक्स, हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स जो आता है उसे अगर हम एक फर्मी करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता न्यूक्लियस के अंदर। तो उस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जाने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम वाला टर्म आएगा अनसर्टेन रिलेशन में, उसमें वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाएगी, और जो कि एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन नहीं है। हाँ तो ठीक है, नहीं बिल्कुल जाएंगे, सही बात है, हम एटॉमिक डायमीटर्स में ही वो रहते चीज ठीक है। हैं। नहीं तो एटॉमिक में भी हम क्यों कहें कि वो एक एंगस्ट्रॉम है, मैं वही कह रहा हूँ ना, उस बात को कैसे जस्टिफाई करें कि एक एंगस्ट्रॉम का ही होना कि चाहिए, मैं एक और उसके रीजनिंग बीच में भी देता कुछ हूँ, हो सकता है। मैं एक और रीजनिंग देता हूँ। क्रिस्टल की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। एक क्रिस्टल में एटलीस्ट हम लैटिस एक बना उसमें एटम्स पड़े हुए हैं, और फिर उन एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बाहर वो पूरे लैटिस में रोम कर रहा है, ये हमारा सिस्टम है ना। राइट। अगर तुम कहते हो कि
न्यूक्लियस के डायमीटर के ऑर्डर में वो केवल वाइब्रेट करेगा, तो ये कुछ ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं हो जा रहा है? क्योंकि हम बोल रहे हैं वो पूरा रो आउट करेगा। अगर वो, मैं कहता हूँ वो एग्जैजरेशन है। अच्छा ठीक है, तो फिर करते हैं। मैं तो कहता हूँ एग्जैजरेशन है। तो फिर ठीक है हमें फिर। नहीं नहीं, हमें एग्जैजरेशन लेकिन नहीं करना है ना, वो चीज़ ठीक है। वेट वेट वेट, हाँ हम हाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं छोड़ेंगे, वो तो हाँ। बिल्कुल ही एक काम करते हैं, इनअप्रोप्रिएट है। दोनों डायमीटर्स बट पे करते हैं। व्हाट वी वांट टू डू इज, नहीं देर देखो 10⁵ का डिफरेंस है ना, तो हाँ उस बीच में कहीं कुछ नहीं हो सकता है क्या? व्हाई कांट वी टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल? चलो ठीक है, वही करते हैं। मैं वही करता हूँ। वैसे मैं कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन चलो वही करते हैं। तो क्या करें बताओ? डिस्टेंस हमने कर दिया, मैं स्पीड पता है, डिस्टेंस हमने ले लिया, और मैं टाइम पता डिस्टेंस पता है और टाइम नहीं, है, टाइम टेकिंग पता है। टाइम टेकिंग पता है। तो डिस्टेंस मैं कर देता हूँ 10⁻⁻, हम्म, है ना? और मैंने ये डिस्टेंस हो गया 50 क्या बोला? 10 टू नहीं दी एक सेकंड, 10⁻⁻15 है ना? -15 नहीं लेना है ना, बोल तो रहे हैं हम कुछ जो है सेंट्रल अप्रोच रखते हैं कुछ, ठीक है? तो फर्मी तो मैंने नहीं लेना है, फर्मी 10 मतलब, to the 12 रख लो। अच्छा नहीं नहीं, फर्मी नहीं रख सकते ना, हाँ नहीं रख सकते भाई वो तो। चलो ठीक है, तो 12 ले लेते -12 रख लो। हैं। ओके, और डिवाइड क्या करूँ बताओ? पिको मीटर्स। डिवाइड बताओ, डिवाइडेड बाई, अब देखो 10⁻14 का फ्रीक्वेंसी है उसका। हाँ वेट सेकंड वेट सेकंड, हाँ, 10⁻⁻15 10⁻14 है ना? 10⁻−14 हो जाएगा फिर। हाँ ऑब्वियसली। तो ये आ रहा है 3 के ऑर्डर में, है मैं ना, ठीक है 3 का टाइम टेकिंग। मैक्स आ रहा है। लेकिन यार यहाँ पे लो, सही तो है। मतलब कुछ हजार की स्पीड होगी, कुछ हजार हेलो, किलोमीटर, कुछ हजार मीटर पर सेकेंड की हाँ तो हम वो हो सकती है, speed। वो हजार हो सकती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड चलती है। ठीक है, अगर हम एंगस्ट्रॉम या नैनो लेके चलते हैं, लेट्स सी 1 e−2 लेकिन हाँ लेट्स, श्योर डिवाइडेड श्योर बाय श्योर श्योर, लेट्स सी कि 1 कितना बड़ा ट्यूबवेल हो सकता है। हम चलो उसका डायमेंशंस फिक्स कर, हम खुद ही हाँ। फाइंड कर लेते हैं तो अब अगर डिमेंशन हम बढ़ा रहे हैं, तो हम पॉसिबिलिटीज। देख रहे हैं कि स्पीड और बढ़ रही है उसी फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वही रह रही है, लेकिन स्पीड बढ़ जा रही है। ऑब्वियसली उसी उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो स्पीड तो बढ़ेगी। तो कितना स्पीड बढ़ रही है भाई, तो हम पूछ रहे हैं। 10⁵ ऑर्डर में आ रहा है, ये कब है, जब नैनो स्केल पे लेंथ है? नैनो स्केल पे। अब बोलो मुझे कि कहीं से कोई लॉ, कोई कहीं से जो वायलेट हो रहा है? नहीं, वॉलेट फिलहाल तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक और चीज है, अगर 10⁻10 का ऑर्डर रहता है, ठीक हाँ है, तो इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी कैन गो इवन मोर, इवन, है ना, 10⁻14 से भी ज्यादा हो सकती है, 15-16 यस, भी हो पहुंच सकती है, सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बस वो बिल्कुल हो सकती है ना। जो है वो 8 के ऑर्डर में ना आए। हाँ 8 नहीं, 8 से कम रहे, आई थिंक मैं कहता हूँ 7 पे पहुंच जाए से, ठीक है, हाँ, दैट इज पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल, यस करेक्ट। तो इसका शिवम बात समझ रहे हो? हाँ अब उस पेपर पे आओ जो हम पढ़ रहे थे, उस बुक पे आओ। हम्म, यस, ओके। हाँ अब ये तो डिबाई है, हाँ उसी पेज को निकालो जिस पे आइंस्टीन का हमने जिस रिजल्ट निकाल के रखा हुआ था, हाँ दिस वन, यस 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 फाइन। अब देखो, नोट दैट एट हाई टेम्परेचर kBt जो है वो हाई, इट इज टू ग्रेटर देन hk by omega, we refer to the long elongated, but however at low temperatures t is way smaller than hk omega by kb। ठीक है शिवम? तो हेलो, यहीं देखो यहीं देखो, हेलो हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा था, तो अब देखो लो टेम्परेचर यानी टी इज वे स्मॉलर देन एच केट ओमेगा बाई के बी। शिवम ये बात अब वैलिड हो गई ना? लो हम्म, टेम्परेचर से 10 केल्विन, ओके, हाँ और अब फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻14 है, हाँ एच केट
अपॉन KB मैं पावर कन्वर्ट -11 है, इतना जा सकता तो है। वी विल से दैट, हम्म। है ना? इसमें कुछ करना नहीं था हम हाँ, लोग किए। तो 10 इज वे स्मॉलर सिंपली देन अगर 1000. फ्रीक्वेंसी को यूज करके उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अगर हम यूज कर लेते और स्पीड निकाल लेते और स्पीड ऑफ लाइट बस क्रॉस ना करे, तो इतना आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता। ये सही था। क्या क्या चीज? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इतना अभी परेशान थे ना कि क्या चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम लोग कर रहे थे अभी। अगर हम सिंपली इसको लाइट हाँ. स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते एटॉमिक डायमीटर्स पे, स्पीड ऑफ लाइट से कम कर लेते स्पीड को, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उतना सफिशिएंट होता। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हमने। नहीं, हमने दोनों अप्रोच देख ली ना। हमने पहले सर्च किया कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वैल्यूज, मतलब रियलिटी में कितना रहती हैं, है ना, हमने ये पता किया। तो क्वेश्चंस में पढ़ा तो मिल गया। फिर हमने हाँ, खुद होता उसको है। खुद से वेरीफाई किया। अब खुद ये से भी एकदम तो किया, ये भी तो अच्छी अनबिलीवेबल बात है। नंबर है कि हाँ. इतनी हाई स्पीड में वाइब्रेशन। कैन यू इमेजिन अर्पित, जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि वो एक सेकंड में, मतलब टिक टिक, उसने 10 टू द पावर ऑफ 14, मतलब समझ रहे हो, 10 टू द 14 का मतलब हुआ 100, नहीं 100 भी कम है, हाँ 100 1 करोड़ करोड़. बिलियन ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन ऑसिलेशंस। बिलियन मतलब हाँ, करोड़ में अगर देखो आएगा, मतलब अनबिलीवेबल, 1 करोड़ करोड़, एकदम सिंपल. मेरे होश उड़ जाएंगे, ऐसा नंबर है। माय गुडनेस, 1 ट्रिलियन, बट दैट्स द ट्रूथ. 100 ट्रिलियन ऑसिलेशंस पर सेकेंड की ऑर्डर होती है। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। क्या खाता होगा ये? उसकी में इतनी हैं? सी एनर्जी होती है, थोड़ी सी एनर्जी होती है, उसी में इतना तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, अनबिलीवेबल। खैर बहुत अच्छा था ये। उसका इलेक्ट्रॉन, उसका मास आगे भी तो बढ़ते कितना हैं। छोटा सा है. हाँ वही तो। हम्म. अभी कहते हैं फॉर मोस्ट मटेरियल आइंस्टाइन्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज लो। ये लो है, इज लो कंपेयर्ड टू द रूम टेम्परेचर्स। हाँ, The Dulong credit law holds fairly well, being वही तो. high temperature compared to the Einstein frequency. ठीक है. However, for diamond, omega हम्म. compared to room temperature, so the heat capacity is lower than 3R at room temperature. The reason diamond such high Einstein frequency, the reason diamond had such high frequency is that the bonding between the atoms in diamonds is very, very strong, and the atomic mass of carbon atom that comprise diamond is relatively low. ये देखो, यहाँ पे कितनी बढ़िया बात पता चली मैं एक बात और है. चाहूंगा कि यहाँ पर हम जो ये कंसिडर कर रहे हैं ऑसिलेशन, ये इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन को कंसिडर कर रहे हैं कि एटम के ऑसिलेशन को कंसिडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशंस को कंसिडर कर रहे हैं. तब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि द रीजन डायमंड है सच हाई आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी, डायमंड हैज सच हाई फ्रीक्वेंसी लिखा है, डायमंड्स इलेक्ट्रॉन हैज हाँ. high frequency is that the bond हम्म. between atom in diamond is very strong and the atomic mass of carbon atoms and the atom, इसका रीजन मेरे पास है. बताओ। दो कार्बन एटम्स अगर हाँ हाईली बॉन्डेड हैं, ठीक है, हाँ दैट मीन्स उनके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होगी. हाँ That means electron has a very small well whose dimension is in the order of very low हाँ। dimensions. तो क्या होगा कि अगर डायमेंशंस लो है, वेलोसिटी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, ये बात कही गई है अकॉर्डिंग टू मी. हम्म। डायमंड का मतलब क्या है? इट इज नॉट अ सिंगल एटम, इट्स अ बंच ऑफ एटम्स ना, विच इज टोटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड है. तो क्या है कि बहुत पास पास एटम्स हैं. यानी जो वेल का जो लेंथ है ना शिवम, दैट इज स्मॉल. लेवल के लेंथ को स्मॉल, कन्विंस्ड? तो हमें फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही बढ़ानी पड़ेगी तब जा करके तो। बढ़ानी पड़ेगी नहीं, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. यस, ठीक है. because the kinetic energy remains constant, you can't यस यस the यस. kinetic energy. We don't alter that, so velocity is same, the length is small, frequency jumps. I'm still not convinced enough, but yes, that is a good idea. Anyway, What do you want? मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि डायमंड हैज सच हाई फ्रीक्वेंसी। बॉन्डिंग तो बाद में आई ना, यहाँ पर अच्छा सुनो, इन्होंने कार्बन नहीं लिखा ना, तो डायमंड इज नॉट अ सिंगल एटम शिवम. If a single atom exists, then it is carbon. Neither it's graphene nor
diamond nor coal. It is just a carbon atom. But when bunch of carbon atoms combine in such a way, they form either diamond or graphite चलो or ठीक coal. है, समझ Okay. गया मैं. Einstein's result was remarkable not only in that it explained the temperature dependence of the heat capacity, but more importantly, it told us something fundamental about quantum mechanics. Keep in mind that Einstein obtained this idea 19 years before Schrödinger. So, अब आते हैं डेबाई के कैलकुलेशन पे. इन्होंने क्या किया? तो आइंस्टाइन्स शिवम, हाँ हम आज इसको यहाँ तक रखते हैं. हाँ ठीक है. इस ग्राफ को एक बार मैं और देखना चाहूंगा और उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करें अगर ये बस इतना you ही है, don't इसके mind. आगे नहीं जाएंगे हम. कम से कम इतना देख लेते हैं ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन क्या है. बस ये 2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स. वो फिर मैं इतना बेनिफिशियल नहीं होगा कि आई थिंक अच्छा ठीक है चलो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा. 5 मिनट में हो जाएगा. एक हम इसे लाइक वन मोर क्लास अभी निकाल पाओगे 5 मिनट? सब्जेक्ट कंपनी नहीं, हमें जल्दबाजी तो करनी नहीं है. चलो ठीक है. अगर 6 हो जाएंगे तो क्या बंद कर देंगे बीच में? हाँ है ना? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ इतना. अगर 6 हो जाएंगे तो क्या Device बीच में बंद calculation कर को लेके देंगे? इसने क्या बताया 5 हो गए. चलो ठीक है. चलो इतना हो गया कम से कम कि आइंस्टाइन का डिस्कवरी क्लियर हो गया जिन्होंने हाँ, और सुनो एक ग्राफ. हाँ, वो ग्राफ एक बार मुझे देखना है मुझे शिवम. आइंस्टाइन का. हाँ, आइंस्टाइन. ये है ग्राफ, ये रहा यहाँ पे. ये और अभी आया नहीं. अरे ये वाला नहीं नहीं नहीं, नॉट दिस वन बट दिस. 1907 का ये ओरिजिनल पेपर से निकाला हुआ ग्राफ है. कौन वाला ग्राफ? हाँ ठीक है. तो चलो इसमें अगर बात, दोनों ठीक है, दोनों इक्वली हैं. हाँ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर. मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ. हेलो हेलो. हाँ हाँ हाँ. हाँ, मैं कह रहा था, अच्छा इसमें एक चीज देख रहे हो, हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है. अगर हम उस मटेरियल को 30 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसको एनर्जी जरा सी दे देंगे तो वो एक डिग्री बढ़ जाएगा. अगर हम उसको 500 डिग्री पे रखे हैं तो 500 से 501 करने पे बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है. और अगर वही चीज हम कहते हैं -50 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हुए हैं, तो -50 से -49 करने में कुछ ही बहुत कम एनर्जी देनी पड़ रही है. ये बात जो है कोई कैसे नेग्लेक्ट कर सकता था, मैं ये पूछ रहा हूँ. इस बात को समझने में मुझे इतना टाइम कैसे लग गया कि यार हर 1 डिग्री चेंज जो है बराबर नहीं होगा. हर 1 डिग्री चेंज होने में हर मटेरियल के लिए डिफरेंट हो जाएगा भाई. दो बातें चेंज हो रही हैं. पहला तो ये कि ओवरऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ये सीवी जो है कांस्टेंट रह सकता है किसी एक मटेरियल के लिए भी. ये बात कितनी इनसेन है. मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इतनी ऑब्वियस होने के बावजूद ये ढकी रह गई बहुत समय तक. डुलोंग पेटिट हाँ के बाद इतना समय तक ढका रह गया. आई थिंक इसका रीजन एक ये हो सकता है कि उतने लो टेम्परेचर पे पहुंच के हम एक्सपेरिमेंट कर पाए. ये चीज कर पाना उस जमाने में आसान नहीं था जब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डेवलप भी नहीं हुई थी. और दूसरी चीज ये कि जो टूल्स जो आइंस्टाइन ने यूज किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो टूल्स उनके पास थे नहीं, तो वो अपने बचे खुचे टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स से ये इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में कोशिश जरूर की होगा कोई ना कोई. मेंशन नहीं है यहाँ पे, बात अलग है, लेकिन कोशिशें हुई होंगी, वो क्लियर हुई होंगी और आगे अजीब अजीब फंक्शंस आ रहे होंगे. ये हो सकता है हुआ होगा, असम्पशन है मेरा. पहला रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं पाते थे. और दूसरा ये हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिकल टूल्स नहीं थे उनके पास कि वो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ले आए स्पेसिफिक हीट में. हाँ, टूल्स नहीं थे उनके पास, मटेरियल्स नहीं थे, दैट्स ऑल गुड. बट ब्रेन तो था ही, व्हिच इज बहुत ही ऑब्वियस थे कि यार, बहुत ही इट साउंड्स ऑब्वियस ना द थिंग. हाँ, इट साउंड्स सो ऑब्वियस कि अगर आप किसी इतनी ऑब्वियस चीज को अगर आप नकार के एक जो है थ्योरी प्रेडिक्ट कर दो कि नहीं 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 जो हम सोच रहे हैं वो बहुत ही गलत है भाई, जो कि इतनी ऑब्वियस चीज है ना, हमें उसे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है.
हाँ हमें खुद ही समझ आ रहा है ना, ये चीज होती है हम्म, भाई, हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में उससे ही हम पता कर पाते हैं ये चीज। और उसको कहते हुए कि नहीं नहीं वो गलत है भाई, CV इक्वल्स 3R होना चाहिए। ये ड्यूलोंग पेटिट जो है, तुमने शिवम ऊपर आओ, इस पेज पे जरा थोड़ा सा ऊपर, पिछले पेज पर आओ, आओ तो सही एक बार। चैप्टर का पहला पेज जो है उधर दिखाना एक बार। ठीक है हमारे सामने। नहीं आया नहीं मेरे पे, हाँ आ गया, वेट वेट वेट, तो 3 पे पढ़ो, 3 पे Both साइड नोट। Dulong and Petit were French chemists. Neither is remembered for much else beside this law. देख रहे हो, हम्म, यार मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ थे। ठीक है, हाँ, बस इतना इतना ही कहना था मुझे। चलो बढ़िया। ठीक है, हम्म, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसा करेंगे फिर, हाँ इस चलो, पॉइंट जो डिबाई है उसको और हम अच्छे से देखेंगे। हाँ हम्म, हाँ बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा अभी के लिए जो हम जरा विदा लेते हैं हम लगा। दोनों हाँ लोग। कल मिलते हाँ बहुत बढ़िया, नहीं सही में, थैंक्स अ लॉट, हैं। बिल्कुल।